नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन सेट जो सेलेक्टिव है वो आपको ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा था। आप देखें कि जो राजीव क्वेश्चन बैंक है उनके सॉल्यूशंस के फॉर्म में जो क्वेश्चन सीरीज है वो आपको मिल रही थी। उसी क्रम में दोस्तों हमें आगे बढ़ना था। तो अगला जो टॉपिक आपका है क्वेश्चंस में, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं उनमें आपको देखना था। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको हमने समझाई थी, थोड़ा सा इसको देखिएगा। यहाँ से अब जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनकी चर्चा हमें आपको करनी है। चले दोस्तों बढ़ें इसकी तरफ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे सेम रिक्वेस्ट कि चैनल के पे अगर आप प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड की जाए वो यथाशीघ्र आपको मिलती रहें। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ ध्यान दीजिए, दिया है मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। आगे दिया है मनुष्य के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र। तो यहां मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसकी चर्चा की गई। देखिए, नर जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहां क्या बताया गया है थोड़ा सा देखेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन, ह्यूमन बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है और कैसे कह रहा है, ये पूरे स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए मेरे बच्चों। यहां देखिए मूत्राशय है ना, फिर तुम्बिका, शुक्राशय यानी शुक्र, जहां आप देखेंगे स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है। बनना तो यहां होता है अधिवृत्त विषण और विषणकोश, इनसे बन करके इस ट्यूबलाइन से जाता है और यहां इकट्ठा हो जाता है। और जब डिस्चार्ज होना होता है तो इस रास्ते आप देखेंगे मूव आउट करके यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर जाता है। यहाँ देख लीजिए, ये देखिए कुछ अस्थियां दिया गया है, ये मूत्र मार्ग है, उसी के किनारे किनारे सिस्सिन मुंड, फिर सिस्सिन का छिद्र या मूत्र मार्ग का छिद्र। यहाँ आप देखेंगे स्खलन नलिका कहते हैं। यहाँ जब स्पर्म यहाँ आ जाता है तो अब उसको आगे ही बढ़ना है, वो आगे डिस्चार्ज हो जाता है एक तरह से। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, कॉपर्स ग्लैंड होती है, सिस्सन कंद, यहाँ दो ग्लैंड होती है। यहाँ देखिए प्रोस्टेट और यहाँ देखेंगे कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, जो स्पर्म के साथ एक सिक्रीशन से मिलाती है। उसी के बेस पे स्पर्म सिक्रीशन के साथ सीमेन के बेस पे जाना जाता है, ठीक है। आते हैं दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पोर्शन को देखते हैं। पुरुषों के जनन तंत्र में एक जोड़ा क्या होता है, विषण होता है, टेस्टिस होता है। जैसे मेरे दोस्तों वहां मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपने टेस्टिस देखा था वन पेयर, फीमेल रिप्रोडक्टिव में आपने देखा ओवरी वन पेयर, उसी तरह यहाँ टेस्टिस भी क्या है मेरे दोस्तों, वन पेयर है। आगे बढ़ें। अन्य कई सहायक अंग होते हैं, ये निम्नलिखित हैं। तो पहले तो बात टेस्टिस की ही कर ली जाए कि टेस्टिस क्या है। ये वाला स्ट्रक्चर मेरे बच्चों, ये है टेस्टिस। इसको यहां देखें क्या कह रहा है, मनुष्य में लगभग 5 सेमी लंबे, 2.5 सेंटीमीटर मोटे तथा गुलाबी रंग के तथा अंडाकार 2 वृषण पाए जाते हैं। यहां वृषण उदर गुहा के विस्तार से 2 छोटी छोटी थैलियां जैसी संरचना, जिसे विषणकोश या स्क्रोटल सैक कहते हैं, में स्थित होते हैं। पाउच लैक स्ट्रक्चर जो ये है बाहरी, ये देखिएगा इसे लिखा गया है यहाँ वृषणकोश, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये देखिए लिखा गया है वृषणकोश, बाहरी कवरिंग जो ये है, ठीक है। अब देखिए वृषणकोश उदर गुहा से वक्षनाल द्वारा इनिगुनियल कैनाल, ध्यान रखिएगा कि उदर गुहा यानी पेट वाले हिस्से से ये देखिए ऐसे अटैच्ड होकर के आप बॉडी से बाहर पाएंगे, संबंधित होता है। वृषणों का उदर गुहा से बाहर विषणकोश में स्थित होने का यह लाभ होता है कि शुक्राणु उदर गुहा से अधिक ताप से बच जाते हैं और विषणकोशों से कम ताप पर इनका क्या होता है, परिपक्वन होता है। हमने आपको बताया है मेरे दोस्तों कि लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है पाउच के रूप में इसके बाहर होने से
यह आसानी से स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म का क्या करते हैं, निर्माण कर पाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि बॉडी का जो 37 डिग्री टेम्परेचर है उसके डाउन टेम्परेचर इसको प्राप्त होता है। इसके बारे में आपको पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया है मेरे बच्चों, आप उसको देखेंगे। आगे बात करें, थोड़ा डायग्राम देख लीजिए। देखिए यहां आपको देखिए ये यूट्रस, आप देखें इस बार थोड़ा सा डायग्राम आपको अच्छा लेकर के हमारे सहयोगी ने आपको दिया है ताकि आप अच्छे से और समझें मेरे बच्चों। देखिए यह जो स्ट्रक्चर है यही क्या है, पेनिस का स्ट्रक्चर है, और जो अपर वाला हिस्सा है इसको ग्लैंस पेनिस के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है मेरे बच्चों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। यह जो स्ट्रक्चर है इसी को क्या कहते हैं, फोर स्किन नाम देते हैं, है ना। यही जो है जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे इसको एक तरह से कवर किए रहता है, किसको, ग्लैंस पेनिस वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां देखेंगे यूरेटर, यूरेटर वाला ये हिस्सा है। अब यूरेटर वाला हिस्सा क्या मतलब, यूरेटर से ये जो पाइप आ रही है जिससे कि यूरिन इकट्ठा होकर के इस रास्ते फिर डिस्चार्ज होगा, तो यूरेटर से ये आने वाली पाइप है। तो पाइप को क्या कह रहे हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, यूरेटर कह रहे हैं। ये वास डिफरेंस की बात करें तो जो ये टेस्टिस वाला हिस्सा है मेरे बच्चों, यहाँ से आप देखेंगे ये जो पाइप स्ट्रक्चर बन रहा है मुंह पाकर, जब ये सबसे चौड़ी स्थिति में होता है तो इसको वास डिफरेंस कहते हैं, जो स्पर्म इकट्ठा करके ले जाता है यहाँ सेमिनल वेसिकल के साथ, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ वाला स्ट्रक्चर आपको देखिए एपिडायाडायमिस, इसकी चर्चा हुई है आपसे। वास इफरेंट कहते हैं यहाँ वाले स्ट्रक्चर में। ऑरस टेस्टिस जो कि ग्रुप में होता है, यहाँ आपको बताए थे एक गुच्छे के रूप में समान हो जाता है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल यहाँ पाया जाता है, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल, इस तरह से गुच्छे के रूप में अलग अलग स्थित होता है। ये डायग्राम में आपको दिखाया गया। उसी का विदाउट टीएस सेक्शन बिना लिए हुए ये देखिए टेस्टिस को अलग से यहाँ दिखा दिया गया है, उसी का सेक्शन काट के यहाँ दिखाया गया है। बीच वाला ये जो मार्ग है मेरे बच्चों यही यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग जिसे आप कहते हैं। यहाँ देखिए ग्लैंड पाया जा रहा है जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे सेमिनल वेसिकल है, ये ग्लैंड के रूप में कुछ सिक्रेशन देती है। और यहाँ एक ग्लैंड है मेरे दोस्तों जिसे आप प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। कुल ह्यूमन बॉडी में मेल में 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। और ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर है मेरे बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर जहाँ की यूरिन क्या कर रहा है, इकट्ठा है, और जब जरूरत हो रही है तो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम को अच्छे से दिमाग में सेटअप कर लीजिए, और कहीं ज़रूरत हो रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं डायग्राम देना है तो आप इसको मेरे बच्चों बना भी सकते हैं। चलिए अब एक एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते चलते हैं। कह रहा है प्रत्येक विषण की जो संरचना है एक पेशी युक्त लचीले वृषण खोल जिसे टेस्टिकुलर कैप्सूल के अंदर संयोजी ऊतक से बने पिंडकों से होती है। प्रत्येक पिंडक में अत्यधिक कुंडलित शुक्र जनन निकाय जिसे आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नाम देते हैं, एक ढीले संयोजी ऊतक से निलंबित होते हैं। इन नलिकाओं के अंदर जनन इपिथीलियम है ना, कोशिकाओं से शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म का क्या है, निर्माण होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा शुक्र जनन प्रक्रिया के द्वारा आप जानते हैं किसका निर्माण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का, और जनन इपिथीलियम उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो क्या देखेंगे आप, जो जनन एपिथेलियम, जो जनन एपिथेलियम है उसी में मेरे बच्चों
क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और इसी स्पर्मेटोजेनेसिस से शुक्राणु या जिसे आप स्पर्म कहते हैं, उनका क्या है, निर्माण होता है। इस पोर्शन को देख लीजिए मेरे बच्चों, ठीक है। अब अधिवृषण या इपीडायाडायामिस अभी डायग्राम में आपसे चर्चा हुई थी, तो उसकी बात यहां कर रहा है। थोड़ा सा यहां देख लीजिए, यहां देखिए इपीडायाडायामिस, ये है ना इपीडायामिस, ठीक है। इपीडायामिस आपको यहां दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप। तो इपीडायाडायामिस की बात हो रही है। तो आप मेरे बच्चों देखें, इपीडायाडायामिस में थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखाने में थोड़ा सा बैक गए हैं दोस्तों। अब देखिए यहां आपको मिलेगा यहां आपसे बात हो रही थी इपीडायाडायामिस, ठीक। प्रत्येक विषण से चिपचिपी एक लंबी सकरी व चपटी संरचना होती है। यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है। वह अत्यधिक कुंडलित नली होती है जो विषण की अपवाह नलिकाओं से मिलने से बनती है। इसका निचला जो भाग है, लचीला भाग, तंतुओं के बने गुबर कैनुलम नामक गुच्छे के द्वारा विषण कोश में पिछली भित्ति से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार के नलिका तंतु इपीडायाडायामिस के ऊपरी भाग के को वक्षण के रूप में आप देखेंगे, ठीक है। इस टर्म्स को आपको अच्छे से मेरे दोस्तों ध्यान देना है, जो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा टर्म्स को अच्छे से आप समझते रहिएगा, उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा मेरे बच्चों। अगले पोर्शन को यहां देखें दोस्तों। अगला जो पोर्शन है उसे देखें। दिया है क्या, शुक्रवाहिनियां या वास डिफरेंस। ये क्या है भाई, अधिवृषण के निचले वक्ष भाग में 45 सेमी लंबी शुक्रवाहिनियां निकलती हैं। यह पहले वक्षण नाल में होकर उदर गुहा के मूत्राशय या पृष्ठ तल पर, पिछले तल पर स्थित अपनी ओर मूत्रवाहिनियों पर क्या करती हैं, लूप बनाती है, फंदे जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। बाद में यह नीचे मुड़कर पास में स्थित शुक्राशय की छोटी सी नलिका से जुड़ जाती है। शुक्राशय की स्ट्रक्चर हमने बताया था, वहां यह जुड़ जाती हैं। सिस्टिन की बात करें, पेनिस की बात करें, तो ये क्या है दोस्तों, मैथुनांग है या कैपिलरेटरी आर्गन है, यानी मैथुन के समय यही आर्गन्स वर्क करता है। जो एक बेलनकार वही सारी यानी प्रोटस्टिबल अंग है। इसका जो स्वतंत्र सिरा है दोस्तों, वह फूला
तथा अत्यधिक संवेदनशील मुंडक या ग्लैंस पेनिस होता है। तो ग्लैंस पेनिस वाला हिस्सा दोस्तों आप देखेंगे बहुत संवेदनशील होता है, जो त्वचा के एक आवरण से ढका रहता है जिसे सिंज मुंड छंद या प्री पाउस नाम देते हैं। सिस्सिन की जो संरचना होती है पेशियों व रुधिर कोटरों से मिलकर के बनी होती है। तो सिस्सिन क्या है? पेशियों से बना है, रुधिर कोटरों से मिलकर के बना है। सामान्य अवस्था में यह ढीला होता है, छोटा होता है, किंतु खून की उत्तेजना के समय इस कोटरों में रुधिर भर जाता है। यानी कोटर यानी जो खाली स्थान है मेरे बच्चों, उसमें रुधिर का भर जाना होता है। उसी की भर जाने की वजह से यह लंबा, मोटा और कड़ा जो है बन जाता है। पेनिट्रेशन ऑर्गन के रूप में है, तो पेनिट्रेशन के लिए इसमें ये कुछ चीज़ें आवश्यक हैं जो हो जाती हैं। अब कुछ जो इसमें सहायक ग्लैंड है दोस्तों, हेल्पफुल ग्लैंड, उनकी बात करेंगे। सहायक ग्रंथियों में एसेसरी ग्लैंड में प्रमुख रूप से कौन कौन सी हैं? प्रमुख जनन ग्रंथियां किसी न किसी क्रिया में सहायता के लिए विशेष स्राव बनाती हैं। शुक्राणु तथा कुछ समय तक अधिवृषण, बाद में शुक्रवान वाहिनियां में इनको क्या किया जाता है? संचित किया जाता है। जो पहली ग्लैंड है उसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है दोस्तों? एक जोड़ा द्विपालित ग्रंथियां होती हैं जो मूत्राशय के मूत्र मार्ग में खुलने के स्थान से लगी रहती हैं। इसमें विशेष गंधयुक्त, पतला तथा दूधिया, विशेष गंध युक्त पतला और देखेंगे दूधिया। जो तरल होता है उसका श्रावण होता है ना। यानी विशेष गंध रखने वाला पतला और दूधिया कुछ पदार्थ सिक्रीट होता है इसी भाग से, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से। यह तरल वियर का लगभग 25%, यह जो लिक्विड है, जो वियर होता है या सीमेन होता है, उसका 25% भाग क्या करता है? बनाता है। यानी 100% में 25 भाग इसका ही होगा। ठीक है। तो स्पर्म के साथ इनके मिलना और भी कुछ ग्लैंड है जो दोनों बची हुई, उनके सिक्रेशन के मिलने के बाद ही सीमन का क्या होता है? निर्माण होता है। हमने आपसे यह बात बताई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन देखें। देखें मेरे बच्चों, बार बार पेज थोड़ा सा हो रहा है बच्चों, रुक जाइए, हम आपको थोड़ा सा यहाँ से फिर से मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन आपको समझ में आएगा। ये पोर्शन है मेरे बच्चों जिसकी हम आप चर्चा कर रहे थे। जो दूसरी दो ग्लैंड्स हैं उनकी बात हो रही थी। जो दूसरी ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, उसको बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड के बेसिस पे जानते हैं। सेमिनिफेरस जो वेसिकल है उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे काउपर्स ग्लैंड की बात हो रही है। जो दूसरी ग्लैंड है इसमें क्या है? यह एक जोड़ा फ्लास्क के आकार की ग्रंथियां मूत्र मार्ग में
सिस्सिन में प्रवेश के स्थान पर खुलती। इससे निकलने वाला स्राव श्लेष्मीय व क्षारीय होता है, अतः वियर के साथ मिलकर के मार्ग को यह चिकना बनाता है और अम्लता को नष्ट करता है। संभोग को यह क्या करता है? सुगम बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे सिक्रीट होने वाला यानी बल्बो यूरेथ्रल से जो सिक्रीट होने जा रहा है, कार्पस ग्लैंड जो हैं उनसे सिक्रीट होने वाला जो हार्मोन्स है या कह दें लिक्विड है, सिक्रीशन है ग्लैंड से, उनको देखेंगे, हार्मोन्स नहीं है तो उसको देखेंगे क्या है लिक्विड, क्या काम है उसका। तो देखेंगे दोस्तों, यह जो है क्षारीय नेचर का होने की वजह से जो अम्लता होता है उसको नष्ट करता है ना। पेनिस वाले हिस्से में, सिस्टिन वाले हिस्से में, पेनिस वाले हिस्से में, सिस्टिन वाले जो हिस्सा है उसमें यानी मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसमें जो अम्लता है उसको नष्ट करने का काम दोस्तों यह करता है, जिससे संभोग क्या है? सुगम होता है, साथ ही साथ चिकना बना देता है बॉडी स्ट्रक्चर को, जिससे रिप्रोडक्शन के बिहेवियर में जो कॉपुलेशन वाली प्रोसेस होती है वह, संभोग वाली जो स्थिति होती है वह कंप्लीट हो सकती है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, इरेक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। वहीं अगला है शुक्राशय या सेमनी वेस्किल्स। जो सेमनल वेस्किल है उसको देखिएगा, मूत्राशय के पीछे स्थित लगभग 5 सेमी लंबी वलित थैली के समान संरचना शुक्राशय या सेमनल वेस्किल की भित्तियों की तरह होती है। इनमें एक हल्का पीला क्षारी तथा चिपचिपा तरल स्रावित होता है। यह वियर या सीमेन का अधिकांश लगभग 60% भाग बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह हल्का दोस्तों पीला होगा सिक्रीशन इसका, नेचर में क्षारी होगा और चिपचिपा आपको मिलेगा। ठीक है, चिपचिपा होगा नेचर में, जो कि वियर का या कह दे सीमेन का मेरे दोस्तों क्या करेगा? लगभग 60% भाग मेरे दोस्तों, 60 ये है, 25 वो है, उसके बाद 2-4% इसका होगा, तब जाकर के सीमेन का स्ट्रक्चर, सीमेन का 60% भाग यही होता है। ठीक है, तो यह ज़्यादा भाग कवर कर रहा है, ज़्यादा पोर्शन, तो इसको याद रखेंगे। इसी तरल की उपस्थिति के कारण शुक्राणु गति कर सकते हैं। शुक्राणु से निकलने वाली छोटी सी नलिका से शुक्राणु वाहिनिका मिलती हैं। इस प्रकार बनी सह नलिकाओं से स्खलन या एजुकुलेटरी डक्ट कहते हैं, जो यूरेथ्रा में जाकर के खुलती। तो इसमें एक प्रश्न आपसे बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने कह दिया, वो क्या कि इससे निकलने वाला जो ये 60% सिक्रीशन है या स्पर्म के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है मेरे बच्चों। और अगर स्पर्म मूवमेंट नहीं कर रहा है, मोबिलिटी नहीं है, परसेंटेज कम है, तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा। यह बात आपको याद रखनी है और अच्छे से समझ लेनी। आप कभी कभी देखते हैं बहुत से जो कपल्स होते हैं उनमें ट्रीटमेंट चल रहा होता है इसको लेकर के कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। उसमें एक रीज़न ये भी होता है मेरे बच्चों कि जो मेल होते हैं उनके इस ग्लैंड के सिक्रेशन के न होने की वजह से या मात्रा कम होने की वजह से जो मोटिलिटी है वह घट जाती है। किसकी? स्पर्म की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पोर्शन पे। जो अगला पोर्शन है दोस्तों आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस के बेसिस पे, चौथा क्वेश्चन हमने निषेचन का आपके लिए चूज किया था। निषेचन वाले पोर्शन को अच्छे से देख लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि इसकी चर्चा आपसे बहुत थोड़ी मात्रा में हुई है, तो फुल क्वेश्चन को मैंने यहाँ उठा लिया है। निषेचन किसे कहते हैं? स्त्री में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? शुक्राणु किस प्रकार के अंडाणु में प्रवेश करता है? युग्मनज बनने की प्रक्रिया के वर्णन कीजिए। और निषेचन क्या है, मानव निषेचन के बारे में बताइए। तो निषेचन तथा शुक्राणु का अंडभेदन, ये आपको यहाँ देखना है कैसे हो रहा है, क्या है। देखिए, नर युग्मक यानी मेल गैमेट जिसे आप शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, तथा मादा युग्मक जिसे आप अंडाणु या ओवम कहते हैं, इनका क्या है, संलयन या फ्यूजन होता है।
उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है जिसे आप निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया आप जानते हैं, इतनी बातें आपसे पिछले लेक्चर्स में ही हुई हैं। इस प्रक्रिया में नर युग्मक केवल केंद्रक ही भाग लेता है, जबकि मादा युग्मक का संपूर्ण भाग इसमें निषेचन में भाग लेता है। नर का क्या है, सिर्फ जाता है न्यूक्लियाई। इस प्रक्रिया में माता और पिता के आनुवंशिक जो गुण हैं वह बच्चों तक पहुंचते हैं। पिता की आनुवंशिक इकाइयां जीन्स को शुक्राणु अगुणित फॉर्म में आगे बढ़ाता है या कह दें ले जाता है। आगे देखें दोस्तों, अगला जो पोर्शन है यन फॉर्म हेप्लॉइड फॉर्म में ले जाता है। केंद्रक या न्यूक्लियस माता की आनुवंशिक इकाइयों जीन्स के का अगुणित हेप्लॉइड केंद्रक लाता है। अतः शुक्राणु और अंडाणु दोनों के आपस में संयुग्मन से यह भी मेरे दोस्तों यन मेल का और फीमेल का जो आपस में फ्यूज करता है तो 2n कंडीशन क्या करता है, बना देता है। हेप्लॉइड से डिप्लॉइड की अवस्था क्या होती है, फॉर्म हो जाती है। अब आगे देखें निषेचन अश्चल तथा निषेचन की प्रक्रिया। स्त्री में अंडाणु का जो निषेचन है अंडवाहिनी के मध्यवर्ती भाग गर्भाशयी नाल जिसे आप फैलोपियन ट्यूब मेरे दोस्तों कहते हैं, उसे याद रखिएगा। गर्भाशयी नलिका, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं, या कलसिका एम्पुला भाग में होता है। स्त्री में आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखिएगा, अगर स्पर्म और ओवा बॉडी के अंदर मैच करते हैं, फ्यूज करते हैं, उनको इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के बाहर करते हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसा फ्रॉग में देखा जाता है। ह्यूमन बॉडी में क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु का अंडाणु की ओर पहुंचना। नर का जो वियर है मादा की योनि से स्खलित हो जाता है। स्खलन के समय 3 से 5 ml जो ये वियर है लगभग 20 से 40 करोड़ शुक्राणु उसमें उपस्थित होते हैं। इनमें से केवल 100 से 200 शुक्राणु ही फैलोपियन नलिका में पहुंच पाते हैं। शेष शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में अम्लीय स्राव के कारण मर जाते हैं। ठीक है, 100 से 200 ही आगे बढ़ते हैं, बाकी मर जाते हैं। कुछ शुक्राणुओं को योनि की भित्ति में ही स्थित ल्यूकोसाइट जो है वो भक्षण कर लेती हैं। शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से 1.5 mm प्रति मिनट की गति से फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं। इनकी गति क्या है, 14 mm प्रति मिनट की दर से इतनी दूरी ये तय करते हैं। ठीक है, इस कार्य में गर्भाशय की जो सिरिंज अवशोषण क्रिया है, फैलोपियन नलिका की क्रमानुकुंचन गतियां हैं, शुक्राणुओं की फैलोपियन नलिका में ऊपर की ओर चढ़ने में सहायक होती है। फैलोपियन नलिका में संकुचन वियर से उपस्थित प्रोस्टाग्लैंडिस तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिस और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है उसका एक विशेष रोल होता है इसमें, जिसके थ्रू आप देखेंगे स्पर्म आगे बढ़ता है। ये डायग्राम बच्चों देख लीजिए, आपके सामने है। देखिए ढेर सारे स्पर्म एग को घेरे हुए हैं। ये स्पर्म है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, स्पर्म मेक कांटेक्ट विथ एग। यहां देखिए स्पर्म एक्रोसोम के साथ जो ये अगला हिस्सा है एग के साथ कांटेक्ट करता है, और पहला जो लेयर है जोना पेलुसिडा इसी से आकर के कनेक्ट करता है। अब आगे देखेंगे दूसरी स्टेप में एक्रोसोम रिएक्ट विथ द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा से इसका रिएक्शन यहाँ देखिए मेरे बच्चों दिखाया गया है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, सिक्रीट कर देता है। यह फिगर और इस फिगर में दूसरे स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, एक्रोसोम से ही कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट हो जा रहे हैं मेरे बच्चों, जो पेलुसिडा लेयर है यानी यह जो परत है उसको पेनिट्रेट करने का काम करेंगे, भेद करने का बात करेंगे, भेदन का काम करेंगे। अब देखिए तीसरे स्टेप में एक्रोसोम रिएक्ट विथ प्रीवी वेटेलाइन स्पेस।
ये देखिए प्री वेटेलाइन स्पेस है मेरे बच्चों, इससे वह रिएक्ट करता है और धीरे धीरे यह वाला पोर्शन क्या है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। यहां देखेंगे प्रोटीन रिसेप्टर बना हुआ है। चौथे स्टेप में देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एग फ्यूज्ड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म की वो फ्यूज कर जाती है। आप देखें यहां बढ़ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर जा रही है। उसके बाद पांचवें स्टेप में स्पर्म इंटर कर जाता है। स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है देखिए यहाँ धीरे से यहाँ से न्यूक्लियाई निकल करके मेरे बच्चों आराम से स्पर्म जो न्यूक्लियाई है वो अंदर क्या है, प्रवेश कर जा रहा है। देख रहे हैं मेरे बच्चों, जो 6 नंबर का पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप देख लीजिएगा। कार्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विथ एग प्लाज्मा। ये जो है एग प्लाज्मा के साथ फ्यूज हो जाता है मेम्ब्रेनस, विच रिटर्न टू द वेटेलाइन लेयर इम्परमेबल टू द स्पर्म। इसके फ्यूजन के साथ ही देखेंगे इम्परमेबल बना देता है किसके, ये जो वेटेलाइन लेयर है मेरे बच्चों उसको। यानी जो वेटेलाइन लेयर है एग के बाहर जो लेयर है मेरे बच्चों, दूसरे स्पर्म के प्रवेश को रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर का क्या करती है, फॉर्मेशन कर लेती है। यह जो डायग्राम है आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, इसको अच्छे से मेरे पास देख लीजिएगा मेरे बच्चों। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ एक प्लाज्मा आपका है ना, ये आप देखेंगे। फिर देखेंगे एक साइटोप्लाज्म वेटेलाइन लेयर, देखिए यहाँ अंदर की तरफ वेटेलाइन लेयर है ना, यही क्या करता है, क्लोज हो जाता है, जिसके बाद फिर एंट्री नहीं मिलेगी किसी दूसरे स्पर्म की, है ना। तो ये चीज़ें आप एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन क्या है, समूहन प्रक्रिया में आप देखेंगे जब अंडाणु और शुक्राणु समीप आते हैं तब अंडाणु फर्टिलाइजिन, शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ का श्रवण करता है। इसकी चर्चा आपसे हुई है पिछले लेक्चर में, और उसमें आपने देखा था एंटी फर्टिलाइजिन की ओर आकर्षित होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु की ओर आता है और इनका समूहन होता है। इससे के जनन मार्ग में शुक्राणु 1 से 5 दिन तक जीवित रहता है। शुक्राणु कितने दिन जीवित रहेगा, 1 से 5 दिन। स्खलन के 12 से 24 घंटों की अवधि में ही अंडाणु का निषेचन कर सकता है। तो 12 से 24 घंटे में ही निषेचन होगा, जबकि 1 से 5 दिन तक स्पर्म रह सकता है। आगे देखें, संसाधन जो होता है, वीर्य में उपस्थित स्राव योनि की अम्लता को समाप्त कर शुक्राणुओं को अंडाणु का निषेचन करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधारण कहते हैं। सामान्यतः केवल शुक्राणु ही अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। वह क्षेत्र जहां से ध्रुवकार या पोलर बॉडी के बाहर निकलने पर शुक्राणु इसमें प्रवेश करता है, सक्रिय ध्रुवण या एनिमल पोल के बेसिस पे उसे हम जानते हैं। अंडाणु की सतह पर स्थित कुछ ग्राहियों की सहायता से शुक्राणु का शीर्ष अंडाणु की जो सतह है उससे चिपचिपा या चिपक जाता है, या चिपचिपा होने के नाते क्या करता है, जुड़ जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ऊपर पोर्शन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे आप तो आपको और समझ में आएगा, उनसे जोड़ करके फिगर या डायग्राम से। आगे देखें दोस्तों, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा मेरे बच्चों, देख लीजिएगा। ये एक का कोरोनोटा रेडिएटा जोन पेलिसिडा है ना, आप देखेंगे। देखिए निषेचन की प्रक्रिया विधि, निषेचन के बाद अंडकोशिका, अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश, द्वितीय कोलर की मुक्ति, नर व मादा शुक्राणु परस्पर सम्मिश्रण कैसे होते हैं, नर मादा युग्म सम्मिश्रण। तो इसमें एक एक को आप देख सकते हैं। देखिए पहला डायग्राम, निषेचन के बाद अंडाणु कोशिका, निषेचन के बाद यह स्थित होती है, चारों तरफ से स्पर्म आप क्या करेंगे, घेरे रहेंगे। जोना पेलिसिडा पहली लेयर ही है, जैसा बाहर की लेयर हमने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया। दूसरे डायग्राम में अगर जाएं तो अंडाणु शुक्राणु का प्रवेश दिखाया गया है। यहाँ देखिए प्रवेश करता हुआ आपको दिखाया गया है, ये स्पर्म देखिए प्रवेश कर रहा है ना। प्री वर्टिलाइन अवकाश के बेसिस पे आप देखेंगे, एक यहाँ नाम भी दे दिया है इन्होंने। सी में देखेंगे नर व मादा गुणसूत्र परस्पर सम्मिश्रण कर रहे हैं, यहाँ देखिए फ्यूजन दिखा दिया गया है मेरे बच्चों।
आगे देखिए डी डायग्राम में नर मादा गुणसूत्र का जो अर्धवृत्तीय रेखा है विन्यासन कर रही है। ये देखिए आपस में विन्यासन दिखा दिया गया है ना, आपस में जुड़ जाना, मिल जाना, फिर उनका सेल्स के बेस पे डिवीजन होना। प्रथम विदलन प्रारंभ हो जाता है ई वाली स्टेज में, देखिए यहाँ डिवीजन शुरू हो जाता है और यफ अवस्था में आपको प्रथम जो विदलन का स्वरूप है जिसे आप ब्लास्टोमेयर कहते हैं उनका बनना प्रारंभ हो जाता है। जाइगोट के बाद की स्थिति यहाँ आप देखेंगे दिखाई देगी। तो यह कुछ पोर्शन रहा मेरे बच्चों डायग्राम से संबंधित। अब देखें यहां देखिए शुक्राणु द्वारा अंडाणु का वेधन। इसमें देखिए हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले क्या अंडाणु की सतह से चिपकने के बाद शुक्राणु एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम का स्रावण करता है। याद रखेंगे स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम का क्या करता है, सिक्रीशन करता है। इसमें हाइलो रोडिनेज तथा प्रोटीएज एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम शुक्राणु के संपर्क स्थल पर शुक्राणु की झिल्लियों को घोलकर अंडे की सतह में पहुंचने के लिए मार्ग का निर्माण करते हैं। शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर अंडाणु से कुछ ऐसे परिवर्तन करता है जिसमें दूसरा शुक्राणु इसमें प्रवेश नहीं कर पाता, विटलाइन लेयर बंद हो जाती है, जैसा कि मैंने लेक्चर में आपको बताया था। शुक्राणु की जो पूंछ अंडाणु में प्रवेश नहीं करती है, अंडाणु के चारों ओर चिपचिकी फलिका कोशिकाएं अपघटन शुक्राणु द्वारा स्रावित एंजाइम करता है। इसे संपर्क स्थल अंडे के बाहर आवरण जिसे आप कोरोना रेडिएटा कहते हैं तथा जोना पेलुसिडा, ये दोनों क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। शुक्राणु के संपर्क स्थल यानी अंडाणु के बाहरी भित्ति जो फूल वो क्या करती है, फर्टिलाइजन कोन जो होता है वह बनाती है। इस समय स्पर्म लाइसिन एंजाइम के द्वारा अंडाणु की जो प्लाज्मा है वह घुल जाती है और शुक्राणु धीरे धीरे क्या करता है, अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। अंडाणु का जो सक्रियण है, शुक्राणु के प्रवेश करते ही अंडाणु कोशिका में रासायनिक संकेत के अंतर्गत अन्य कोई शुक्राणु अब अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाता। अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे फर्टिकल कोशिकाएं या जिसे आप निषेचन झिल्ली कहते हैं उसका निर्माण कर लेती हैं। इसे अंडाणु का सक्रियण कहते हैं, यानी अब अंडाणु क्या है, सक्रिय हो चुका होता है। यहां देख ले शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रक की यहां जो बात की गई है मेरे बच्चों, शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रक का आपस में संलयन तथा युग्मनज शुक्राणु के अंडे में प्रवेश करते ही कोशिका द्रव्य व कार्टेक्स अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। इन परिवर्तन के कारण संक्रियण अंडाणु समसूत्री विभाजन की क्या करता है, तैयारी कर लेता है। आगे देखेंगे अंडाणु के अंदर शुक्राणु का नर पूर्व केंद्र एक निश्चित पथ पर अंडाणु के मादा पूर्व केंद्र की ओर अग्रसर होता है। इस पथ को शुक्राणु प्रवेश पथ कहते हैं। अब नर व मादा पूर्व केंद्र परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं और हो जाने के बाद दोनों का संलयन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है जो 2n कंडीशन में होगा। इसके साथ ही माता पिता के गुणसूत्र आपस में मिश्र कर निषेचन में केंद्रक के सिन कैरियन की बेसिस पे जाने जाते हैं। इस प्रकार केंद्रकों के संलयन को उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहते हैं। तो इस तरह से एम्फीमिक्सिस की कंडीशन मेरे बच्चों आपको मिलेगी। तो ये कुछ पोर्शन मेरे बच्चों रहा जो आपको यहाँ देखना था। लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने स्पीड अप किया है आपको समझाने में। थोड़ा इसे आप रिलैक्स वे से देख लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।